हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और इससे पहले की सारी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं अगर आपको देखना हो तो। ठीक है, सो देखते हैं क्या इम्पैक्ट हुआ 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। तो सबसे पहला हमें देखने के लिए मिला, जो उस टाइम बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन था, तो इन्फ्लेशन में कंट्रोल देखने के लिए मिला। ठीक है, जो स्टेबलाइजेशन मेजर जो लिया गया था, तो उससे हमने देखा कि जो डिमांड का प्रेशर बढ़ा हुआ था वो कर्व हुआ। तो इन्फ्लेशन कितना डिक्लाइन हुआ, लगभग जो 17% था वो 8.5% जो है लगभग हो गया विद इन 2.5 ईयर्स। तो ये हमें सबसे बड़ा जो है चेंजेस देखने के लिए मिला कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। देन काफ़ी हद तक नीचे आया। ठीक है, देन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या चेंजेस हुआ। ठीक है, डीवैल्यूएशन किया गया था, आईएमएफ का सपोर्ट लिया गया था और एक्सपोर्ट के ऊपर काफ़ी पुश किया गया, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसके वजह से हमारा रिजर्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, काफ़ी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, जो कि $1.2 बिलियन उस टाइम पे बस था। तो ये अब हमारा जो है बढ़ के कितना $15 बिलियन हो चुका था 1994 में। तो काफ़ी ज़्यादा हमने यहाँ पे क्या किया था, ग्रोथ किया था। ठीक है, देन जीडीपी ग्रोथ का रिवाइवल हमें देखने के लिए मिला। ठीक है, जो मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा था, जो हमें देखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रहा था। इन्फ्लेशन कंट्रोल, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जिसके वजह से हमारा जीडीपी ग्रो नहीं हो पा रहा था। ठीक है, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन था। तो जीडीपी कितना इम्प्रूव किया, उस टाइम 1.1% था। कब, 1991 टू 2% पे। तो ग्रोथ इम्प्रूव हुआ कितना, 4% तक हमें देखने के लिए मिला। मींस अच्छा जो है हमें जीडीपी के ग्रोथ में रिवाइव देखने के लिए मिला। देन फिस्कल कंसोलिडेशन अगर देखें तो क्या क्या रिफॉर्म में किया गया था। एक्सपेंडिचर को कंप्रेस किया गया था, मतलब खर्च को कम किया गया था। ठीक है, और टैक्स में भी रिफॉर्म लाया गया था। तो अगर जब भी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, फिस्कल कंसोलिडेशन करना होगा। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट के हाथ में क्या है कि वो जो स्पेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उसको सोच समझ के करें। ठीक है, उसको कम करें, जहाँ करना चाहिए वहाँ करें। दूसरा, टैक्स में रिफॉर्म लाएं, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स का कलेक्शन हो, वाइड टैक्स बेस हो। तो इससे क्या होगा, फिस्कल कंसोलिडेशन होगा। तो जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था, ठीक है, वो रिड्यूस हुआ, कितना हो गया, अब 5.7% हो गया, जो कि 8.4% था। तो ये कुछ मेजर चेंजेस हमें देखने के लिए मिले। देन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस की, एक्सपोर्ट का क्या हाल था। तो क्योंकि हमने ट्रेड लिबरलाइजेशन को अपनाया था और कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से, ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया था डिवेल्युएशन के बाद, तो इससे क्या हुआ कि एक्सपोर्ट मोर देन डबल्ड हो गया। तो हमें डबल एक्सपोर्ट देखने के लिए मिला। तो ये कुछ चीज़ें हैं और इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी बना है कि 1991 के रिफॉर्म्स के बाद क्या क्या चीज़ें बढ़ रहा है, घट रहा है। ठीक है, देन अब देखते हैं कि पॉवर्टी पे क्या कोई फ़र्क पड़ा था जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ उसका। तो पॉवर्टी ग्रोथ और पॉवर्टी के लिंक को समझते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या होता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ रिड्यूसेस पॉवर्टी वाया 2 चैनल्स। तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो इससे पॉवर्टी घट सकता है 2 तरीके से। ठीक है, एक तो ट्रिकल डाउन या परकोलेशन इफेक्ट। ठीक है, कि एम्प्लॉयमेंट या इनकम को एक्सपेंड किया जाए। ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि इनडायरेक्ट रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। कैसे इनडायरेक्टली पॉवर्टी घटेगा, एज द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ स्प्रेड फ्रॉम हायर इनकम ग्रुप्स टू पुअरर सेक्शन। कि हायर जैसे हायर इनकम ग्रुप्स कहने का मतलब है कि अगर हम ये कह सकते हैं इसको कि टॉप डाउन। ठीक है, कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का हेल्प किया जा रहा है या बड़े लोगों का जो या हायर इनकम ग्रुप है, अगर उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल रहा है, बड़े बड़े कंपनीज़ को, तो फिर बाद में क्या होगा कि पुअरर सेक्शन को भी हेल्प मिलेगा। कैसे, क्योंकि अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होंगे, कंपनीज़ या प्लांट्स या कुछ भी, तो यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें काम करेंगे तो इनकम जनरेशन होगा। तो एक तो ये रास्ता है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट या परकोलेशन इफेक्ट किया जाए, कि ऊपर बेनिफिट पहुंचाया जाए और फिर ये लेटर ऑन नीचे के लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। एक तो ये रास्ता है। ठीक है, दूसरा फिस्कल कैपेसिटी इफेक्ट। इसका क्या मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हायर ग्रोथ अगर होता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हायर गवर्नमेंट रेवेन्यूज़।
ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि एक तो हमने देखा कि अगर हाई ग्रोथ हो रहा है तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट देखा। दूसरा हमने देखा कि फिस्कल कैपेसिटी इफेक्ट, मतलब अगर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हुआ तो ग्रोथ का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट का रेवेन्यू हुआ, और जितना ज़्यादा गवर्नमेंट का रेवेन्यू हुआ तो वो उतना ज़्यादा सोशल सेक्टर के ऊपर खर्च कर सकते हैं, सोशल सेक्टर पे स्पेंड कर सकते हैं। तो अगर सोशल सेक्टर के ऊपर वो स्पेंड करेंगे तो क्या होगा, तो गरीबों को फ़ायदा होगा, पोवर्टी कमेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सोशल सेक्टर पे स्पेंड होगा तो पोवर्टी डेफिनेटली है कि क्या होगा, घटेगा। ठीक है। तो टू फोल्ड स्ट्रैटेजी फॉर पोवर्टी रिडक्शन, पोवर्टी रिडक्शन के लिए क्या किया गया, टू फोल्ड स्ट्रैटेजी जो है किया गया। अलाउ फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, एक तो कि हाँ फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तभी तो पोवर्टी घटेगा। ठीक है। और कैसे कंबाइन किया गया, टारगेटेड प्रोग्राम्स। ठीक है, टारगेटेड प्रोग्राम्स फॉर पुअर एंड डिसएडवांटेज्ड, तो जो पुअर और डिसएडवांटेज्ड लोग हैं उनके लिए टारगेटेड प्रोग्राम को किया गया। तो टू फोल्ड स्ट्रैटेजी किसके लिए, पोवर्टी रिडक्शन के लिए। पहला कि हाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इकोनॉमी हमारी ग्रो करे, और दूसरा टारगेटेड प्रोग्राम्स हो पुअर के लिए और डिसएडवांटेज के लिए। तो पोस्ट 1991 रिफॉर्म्स में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक तो रिफॉर्म हुआ, दूसरा ग्रोथ भी हमें देखने के लिए मिला। 1991 रिफॉर्म्स शिफ्टेड टू इंडियाज़ हायर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो इंडिया का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला, कितना, अराउंड 6.3%। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिला। तो इससे क्या हुआ कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो है बढ़ गया और वाइडर पार्टिसिपेशन हमें देखने के लिए मिला। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि स्टेट का कैपेसिटी और बढ़ गया ताकि फंड कर सके वेलफेयर और सोशल सेक्टर्स में। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या हुआ, पोवर्टी कमा था या नहीं, पोवर्टी रिडक्शन का क्या आउटकम क्या निकला। तो अगर हम एविडेंस देखें तो पोवर्टी रेशियो डिक्लाइन किया कितना, जो कि 36% था 1993 से 94 में, तो हमें 2004 और 5 में देखने के लिए मिला कि 27% है। मीन्स हम क्या देख रहे हैं कि 1993 और 4 में हम देख रहे हैं कि 36% है, जो कि घट के अब 27% हुआ है। मीन्स पोवर्टी तो कमा है। ठीक है। तो इससे क्या इंडिकेट करता है, एक्सिलरेटेड पोवर्टी रिडक्शन इन पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ रिफॉर्म के बाद जो है पोवर्टी तो कम हुआ है। तो हमने क्या देखा कि अगर आपको पोवर्टी को कम करना है तो दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो आप ट्रिकल डाउन इफेक्ट से कर सकते हैं, परकोलेशन इफेक्ट से, दूसरा तो आप जो है फिजिकल कैपेसिटी को बढ़ाए, मतलब गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करे। तो कैसे, गवर्नमेंट का अगर फिजिकल कैपेसिटी बढ़ेगा, अगर ग्रोथ ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट के पास ज़्यादा रेवेन्यू होगा और गवर्नमेंट सोशल सेक्टर्स पे स्पेंडिंग ज़्यादा करेंगे। ठीक है। देन अब देखते हैं लिमिट्स ऑफ रिफॉर्म्स एंड रोल ऑफ स्टेट। तो ठीक है, अब जो रिफॉर्म्स है इसका भी तो कोई लिमिटेशंस है, और रोल स्टेट का क्या रहा, इन सारी चीज़ों को समझते हैं। ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि ठीक है जो है हमने देखा कि पोवर्टी कम हुआ है, तो लेकिन अभी भी क्या है कि परसिस्टेंस ऑफ पोवर्टी है, लेकिन पोवर्टी कम हुआ है, पोवर्टी है तो ठीक है, पोवर्टी खत्म तो नहीं हुआ है। तो सिग्निफिकेंट सेक्शन रिमेन्स पुअर इवन आफ्टर रिफॉर्म्स। तो हम क्या देख रहे हैं कि सिग्निफिकेंट सेक्शन जो है अभी भी गरीब हैं रिफॉर्म के बाद। ठीक है। 21.9% पॉपुलेशन जो है बिलो पोवर्टी लाइन में है तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग। कि हम क्या देख रहे हैं कि 21% पॉपुलेशन अभी भी पोवर्टी लाइन के अंदर है। ठीक है। एंड पोवर्टी accompanied by deprivation of basic amenities। और हम पोवर्टी जो देख रहे हैं किस टाइप का पोवर्टी देख रहे हैं, जो बेसिक एमिनिटीज़ है वही नहीं है लोगों के पास, हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हाउसिंग नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, जो बेसिक एक इंसान को चाहिए होता है वो फैसिलिटीज़ उसके पास नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अभी भी 21% पॉपुलेशन जो है बिलो पोवर्टी लाइन है। कौन कह रहा है, तेंदुलकर कमेटी। दूसरा हम क्या देखते हैं, ठीक है, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ रिफॉर्म्स में कि कोई भी रिफॉर्म एक्सेप्टेबल कब होगा लोगों के द्वारा, तभी होगा जब उनको कुछ जो है दिखेगा कि हाँ कुछ चेंजेस हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है। ठीक है। तो अगर वो देख पा रहे हैं कि कोई स्टेट का डायरेक्ट इंटरवेंशन है जो कि पुअर को प्रोटेक्ट कर रहा है, या बेसिक मिनिमम नीड जो है वो इंश्योर हो रहा है, तभी जो है रिफॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा पीपल के द्वारा। उनको लगेगा कि हाँ इससे कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस हुआ है। ठीक है। देन लिमिट्स ऑफ मार्केट लेड ग्रोथ। तो अब मार्केट लेड ग्रोथ जो हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या कोई प्रॉब्लम था, उसमें कोई इशू था, देखते हैं। तो रिफॉर्म्स हेल्प्ड रेज ग्रोथ रेट। तो हमने देखा कि ठीक है ग्रोथ रेट तो बढ़ा,
हम अब देख रहे हैं कि 6.3% जो है ग्रोथ ट्रेजेक्टरी हमें देखने के लिए मिल रहा है, बट ग्रोथ अलोन इनसफिशिएंट टू एलिमिनेट पॉवर्टी। तो क्या ये जो ग्रोथ हुआ, ये जीडीपी बढ़ा, तो क्या इससे पॉवर्टी एलिमिनेट हुआ? ठीक है, तो नहीं, जीडीपी तो बढ़ा लेकिन पॉवर्टी खत्म नहीं हुआ। बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ डू नॉट ऑटोमेटिकली रीच ऑल सेक्शन। अब ऐसा इसलिए हुआ कि हो सकता है कि जीडीपी ग्रो हो गया तो ये देख के लग रहा है ठीक है हुआ होगा, लेकिन हो सकता है कि किसी एक ही आदमी के पास सारा जो है मोनोपोली आ रहा है, एक ही आदमी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, उनके पास ही सारा प्रॉपर्टी है, तो इससे हमें देखने में लग रहा है ठीक है इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा है, क्योंकि वो तो जीडीपी में कैलकुलेट होगा ही। ठीक है, लेकिन ये जो बेनिफिट था जो कि सबके पास आना चाहिए था वो नहीं हो पाया। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि इनइक्वालिटी बढ़ गया, इसीलिए कि किसी एक इंसान के पास इतना मतलब ग्रोथ होने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है अनलेस कि इन लोगों को भी फ़ायदा मिल पाए। ठीक है, तो ये हमने देखा कि सारे सेक्शन को इक्वली नहीं पहुंच पाया। ठीक है, मार्केट लेड ग्रोथ का ये नुकसान देखने के लिए मिला। तो अब क्या चाहिए था? प्रोएक्टिव गवर्नमेंट चाहिए था। ठीक है, कि स्टेट को क्या करना चाहिए कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड स्टेट होना चाहिए। ठीक है, नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय नॉन डेवलपमेंटल कंसर्न। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो डेवलपमेंट कहने का मतलब क्या है कि यहाँ इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, हर किसी का ग्रोथ होगा, हर सेक्शन को फ़ायदा मिलेगा, जो पीछे हैं उनको आगे लाया जाएगा, इक्विटी देखने के लिए जो है मिलेगा। ठीक है, तो फोकस किसके ऊपर करना पड़ेगा? सोशल सेक्टर डिलीवरी के ऊपर और इंक्लूजन के ऊपर। ठीक है, तभी जो है क्या करेगा? कॉम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स विथ वेलफेयर एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तभी जो है रिफॉर्म प्रॉपर हो पाएगा। ठीक है, रिफॉर्म में क्या होना चाहिए? वेलफेयर और रीडिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि ऐसा नहीं कि रिसोर्स सिर्फ एक ही लोगों के पास है, तो रिसोर्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए, वेलफेयर प्रोग्राम्स होना चाहिए, एक प्रोएक्टिव गवर्नमेंट चाहिए जो कि डेवलपमेंट की तरफ भी जो है ध्यान दे सकती थी इस टाइम पे। ठीक है, देन मीन्स वर्सेस एंड्स का आर्ग्यूमेंट। रिफॉर्म्स जो है ये क्या है? ये एक मीन्स था, ये एक रास्ता था, ये अपने आप में एंड नहीं था। ठीक है, रिफॉर्म्स क्या था? रास्ता था, जो हमारी उस टाइम इकोनॉमिक सिचुएशन थी उससे बाहर निकलने का रास्ता था। ठीक है, तो हमारा जो है अल्टीमेट गोल क्या है? हमारा अल्टीमेट गोल तो डेवलपमेंट ही है ना। हम क्या चाहते हैं? एट द एंड हम चाहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो, पोवर्टी को हम इरेडिकेट कर पाएँ और लिविंग कंडीशन इम्प्रूव हो पाए और ह्यूमन वेलबींग भी क्या को हम इंश्योर कर पाए। ठीक है, ये है अल्टीमेट एम। ठीक है, अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म्स ऑन रिच पुअर डिस्पैरिटी। तो अब देखते हैं कि रिच और पुअर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या डिस्पैरिटी है। ठीक है, इन समझते हैं। तो ट्रेंड इन इनइक्वालिटी हमने देखा कि ठीक है पॉवर्टी घटा लेकिन और ग्रोथ भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमें काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी का ट्रेंड देखने के लिए मिलता है। ठीक है, गिनी कोफिशिएंट जो है ये क्या दिखाता है? इनकम इनइक्वालिटी को दिखाता है। ठीक है, तो इनकम अगर देखें रूरल और अर्बन का, तो जो पहले गिनी कोफिशिएंट कितना था? रोज फ्रॉम 0.52 से 0.55 हो गया। जो 2004-05 में ये कितना था? 0.52 था, अब ये 0.55 हो गया। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जितना ज़्यादा गिनी है तो उतना ग्रेटर इनकम इनइक्वालिटी है। तो हम क्या देख रहे हैं? इनकम इनइक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ गया है। 2004-05 में 0.52 था, लेकिन 0.55 अब हो चुका है। ठीक है, द नॉन इनकम इनइक्वालिटीज अगर हम देखें, इनइक्वालिटी इन हेल्थ, एजुकेशन एंड बेसिक सर्विसेज वाइडेंड फर्दर पोस्ट रिफॉर्म्स। तो नॉन इनकम इनइक्वालिटीज़ जैसे कि सबको इक्वली हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन हर किसी को मिलना चाहिए, बेसिक सर्विसेज हर किसी को मिलना चाहिए, लेकिन इन सब चीज़ों में तो और भी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि गैप बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है? मल्टी डायमेंशनल इनइक्वालिटी दिखा रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इनकम में भी इनइक्वालिटी है, नॉन इनकम इनइक्वालिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो ओवरऑल आउटकम अगर हम देखें, poverty declined faster in post reform period, inequality increased simultaneously। अगर हमने देखा गरीबी कम हुआ लेकिन इनइक्वालिटी भी इसके साथ जो है बढ़ गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डिबेट ऑन रिफॉर्म्स इनइक्वालिटी लिंक। अब जो है इनइक्वालिटी
को समझते हैं, रिफॉर्म के साथ साथ इनइक्वालिटी हुआ तो इसका क्या लिंक है और नहीं है। तो कुछ इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि कोई ऐसा डायरेक्ट कॉजल लिंक तो नहीं है, ठीक है, तो इसके बीच फर्मली इस्टेब्लिश नहीं होता है कि रिफॉर्म और इनइक्वालिटी का कोई लिंक है, ठीक है। इनइक्वालिटी जो है क्यों हो सकता है, गवर्नेंस फेलियर की वजह से, इंस्टीट्यूशन का वीकनेस की वजह से भी इनइक्वालिटी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है रिफॉर्म हुआ और उसकी वजह से इनइक्वालिटी बढ़ गया, ठीक है। देन रोल ऑफ गवर्नेंस, अगर पुअर गवर्नेंस है तो ये सबसे बड़ा बिगेस्ट कंस्ट्रेंट है। इसके वजह से क्या होगा, ये बिगेस्ट कंस्ट्रेंट, ये सबसे बड़ा रुकावट किस में है, रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। अगर गवर्नेंस ही प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, इक्वल रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, प्रॉपर सर्विस डिलीवरी नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, पॉवर्टी क्या घटेगा, नहीं घटेगा, इनइक्वालिटी घटेगा, नहीं घटेगा, ठीक है। तो जो है अगर प्रॉपर गवर्नमेंट हो तो जो न्यू जनरेशन है उसके एस्पायरेशन को भी मीट करेंगे। तो की चैलेंजेस हमें क्या देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अकाउंटेबली बिहेव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देन स्पेशली पब्लिक सेक्टर, जिसको कि और प्रॉपरली अकाउंटेबली बिहेव करना चाहिए। देन इंस्टीट्यूशनल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स देख लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या चाहिए, एक तो गवर्नेंस अच्छा होना चाहिए, दूसरा इंस्टीट्यूशनल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होना चाहिए। इरेडिकेशन ऑफ करप्शन क्रूशियल फॉर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, ठीक है। तो करप्शन को क्या होना चाहिए, बिल्कुल ही ख़त्म होना चाहिए, तभी इनइक्वालिटी कम होगा, रिड्यूस होगा। क्यों, करप्शन के वजह से क्यों इनइक्वालिटी बढ़ रहा है, इसलिए कि सपोज अगर किसी भी चीज़ के लिए फ़ंड एलोकेट हुआ है, ठीक है, और वो फंड अगर प्रॉपरली सारे लोगों के पास पहुंच जाता है तो डेफिनेटली जो इनइक्वालिटी बढ़ रहा था वो इनइक्वालिटी घटेगा। लेकिन अगर यही करप्शन है, यहीं पे सारा का सारा रिसोर्स रह जाता है और ये काफ़ी कम यहाँ पहुँच पाता है, तो क्या होगा, इनइक्वालिटी बढ़ेगा। और हो सकता है कि यहाँ पे जो है करप्शन की वजह से ये सारा रिसोर्स फिर किसी ऐसे लोग को चले जाए जिनके पास ऑलरेडी रिसोर्स है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो रिफॉर्म एजेंडा शुड इंक्लूड, रिफॉर्म एजेंडा में क्या इंक्लूड होना चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी होना चाहिए, रेगुलेशन ऑफ इलेक्शन फंडिंग को भी रेगुलेट करना चाहिए, और जो क्रोनी कैपिटलिज्म है उसको क्या करना चाहिए, कर्ब करो, उसको ख़त्म करो, क्रोनी कैपिटलिज्म। तो क्रोनी कैपिटलिज्म का सिंपल क्या मतलब है कि अगर किसी का भी ऐसे लोगों को ही ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, अगर उसका कोई पॉलिटिकली कनेक्शन हो या कोई बड़ा जो है बिजनेसमैन है या अपने जान पहचान में कुछ नेपोटिज्म की वजह से, तो सारा फ़ायदा किसको जा रहा है, ऐसे बिजनेसमैन को जा रहा है। तो क्रोनी कैपिटलिज्म को क्या करना चाहिए, कर्ब करना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं फिस्कल एंड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। तो गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कहाँ करना चाहिए, फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, ताकि इनइक्वालिटी घट सके, ठीक है। इससे क्या होगा, इम्प्रूव एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ रादर देन डायरेक्ट ट्रांसफर्स। तो जो डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है डीबीटी, तो उससे अच्छा है कि फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हो, ठीक है। तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के पास आए, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन अच्छा हो सके, ठीक है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो एजुकेशन अच्छा होगा, फैसिलिटीज़ मिलेगा, लोगों को जॉब मिलेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र से बेटर तो ये है। देन रीडिस्ट्रीब्यूशन डिबेट भी हमें देखने के लिए मिलता है कि एसेट और वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है ये कैसे होना चाहिए, तो वाया हायर टैक्सेस ऑन रिच एडवोकेटेड बाय सम। तो कुछ जो है आर्ग्यू करते हैं इकोनॉमिस्ट की क्या करो, जो है जो रिच लोग हैं, ठीक है, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, ठीक है। लेकिन ये जो है लेस प्रैग्मेटिक मतलब लेस प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है इंडियन कंटेक्स्ट में, कि कुछ लोगों पे ज़्यादा टैक्स लगाने से क्या होगा, उससे अच्छा है हमारे पास हमें क्या करना चाहिए, प्रीफर्ड फिस्कल अप्रोच। मतलब क्या करना है कि हमारा जो है रेज टैक्स जीडीपी रेशियो, ठीक है। तो हमारा जो है टैक्स टू जीडीपी रेशियो ये क्या होना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या है कि टैक्स को वाइड करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स भरे, इसको वाइड करो, रैदर देन कि कुछ ही लोगों पे आप हायर टैक्स लगा रहे हैं। उससे बेटर है कि टैक्स के बेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है।
ऐसा नहीं कि सिर्फ टैक्स के रेट को ही बढ़ा दे रहे हैं। टैक्स के रेट को बढ़ाने से टैक्स इवेजन का खतरा जो है रहेगा, तो उससे अच्छा है कि टैक्स के जो बेस को बढ़ाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है टैक्स भरे। ठीक है, देन एक और चीज़ हम देखते हैं कि हमें जॉबलेस ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस देखने के लिए मिला पोस्ट रिफॉर्म इंडिया में। ठीक है, जॉबलेस ग्रोथ का फेनोमेना स्टार्ट हो गया। पोस्ट रिफॉर्म ग्रोथ टर्म्ड जॉबलेस ग्रोथ, तो यहाँ ग्रोथ तो हुआ बट जॉबलेस ग्रोथ, हाई जीडीपी ग्रोथ बट इनसफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि हम अपने जीडीपी के टर्म में देख रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, स्पेशली यूथ। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जो है क्या है, कोर डेवलपमेंटल चैलेंज है। तो क्या होना चाहिए, क्रिएशन ऑफ क्वालिटी जॉब्स इन इंडिया, इंडियाज़ मोस्ट प्रेसिंग चैलेंज। तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो है हमें देखने के लिए मिल रहा है कि क्वालिटी जॉब जो है इंडिया में नहीं है। ठीक है, और यही एक रास्ता है कि हम जो है पॉवर्टी से बाहर निकलेंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास क्वालिटी जॉब होगा तो वो क्या करेंगे, अपने हेल्थ के ऊपर खर्च करेंगे, वो अपने जो है एजुकेशन के ऊपर खर्च करेंगे, तो फिर से जो नेक्स्ट आने वाला जनरेशन होगा तो वो भी एक हेल्दी जनरेशन होगा, एजुकेटेड जनरेशन होगा, तो फिर इससे क्या होगा, जॉब क्रिएट होता रहेगा, क्वालिटी जॉब्स। ठीक है, अब हम देखते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड का रिस्क। तो इसका क्या मतलब है, अगर जॉब नहीं क्रिएट कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जॉब नहीं मिल पाया या लो क्वालिटी जॉब मिल पाया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड में टर्न इनटू अनएम्प्लॉयमेंट। हो सकता है कि जो हमारा अभी सबसे ज़्यादा यूथ हमें इंडिया में देखने के लिए मिल रहा है, और अगर अनएम्प्लॉय रहेंगे तो फिर तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा कंट्री का। ठीक है, तो इसके वजह से हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलता है। मीन्स अंडर एम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब है कि अगर कोई जो है अपने एजुकेशन के हिसाब से उसको कोई ऐसा जॉब करना चाहिए, उसको कुछ अच्छे पोजीशन पे, कुछ बड़े पोजीशन पे होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है मजबूरी की वजह से हो सकता है कि वो 10-15 हज़ार के किसी जॉब को कर रहा है। ठीक है, जो उसके फील्ड का भी जॉब नहीं है, लेकिन वो अंडर एम्प्लॉयमेंट में है, क्योंकि उसको कुछ जॉब नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट में ही है। तो ये भी प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रहा है। देन सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ये भी देखने के लिए हमें मिल रहा है। ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें होंगी। देन रूरल प्रोडक्टिविटी कंस्टेंट, इवन हमें रूरल प्रोडक्टिविटी में भी देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ भी चीज़ें सही नहीं चल रहा है, यहाँ भी रुकावट है। ठीक है, रूरल प्रोडक्टिविटी में हमें लो ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम चाइना के साथ कंपेयर करें तो चाइना का जो है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप और प्रोडक्टिविटी, यही है मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स। ठीक है, इसी के वजह से ज़्यादा ग्रो हो पाया, क्योंकि चाइना ने किसके ऊपर ध्यान दिया, रूरल एरियाज़ के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, रूरल प्रोडक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है, देन रघुराम राजन क्या क्रिटिसाइज करते हैं, इंडिया रिलाइड ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसफ़र रादर देन प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। तो इंडिया जो है सबसे ज़्यादा रिलाई किसके ऊपर किया कि ठीक है रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया वेल्थ का, लैंड रिफॉर्म्स देखने के लिए मिला, ट्रांसफ़र देखने के लिए मिला, रादर देन की प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। ठीक है, और अभी भी हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसफ़र किया जा रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो गया, या जैसे कि मनरेगा, गारंटीड रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्टिविटी ग्रोथ की जगह क्या देखा जा गया कि हाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है या ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो इससे भी तो फ़ायदा हो रहा है ना, लोगों के पास पैसा जा रहा है तो वो उससे खा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है इसके साथ, तो रिसोर्स ट्रांसफ़र विदाउट राइज इन फार्म प्रोडक्टिविटी डिड नॉट क्रिएट सेल्फ सस्टेनिंग रूरल डिमांड, कि रिसोर्स तो दिया जा रहा है, रिसोर्स ट्रांसफ़र किया जा रहा है, लेकिन हमें कोई राइज नहीं देखने के लिए मिल रहा है, फार्म के प्रोडक्टिविटी में कोई फ़ायदा नहीं देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो इससे सेल्फ सस्टेनिंग रूरल डिमांड बन ही नहीं पा रहा है कि आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, वो पैसा फिर खर्च हो गया तो फिर से वो जहाँ थे वो वहीं आ गए। लेकिन सपोज़ अगर कुछ ऐसा हो जो कि वो अपने फार्म में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर पाए और उसको सेल कर पाए, तो क्या उससे ग्रोथ नहीं जनरेट होगा, तो उससे ग्रोथ या इनकम जनरेट होगा। ठीक है, तो फ्यूल्ड इन्फ्लेशन विदाउट एक्सपेंडिंग सप्लाई, कि सप्लाई तो बढ़ा ही नहीं, ठीक है, प्रोडक्ट का सप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि अब पैसा आ गया तो उल्टा और इन्फ्लेशन जो है बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम इन सारी चीज़ों से क्या समझते हैं कि वेलफेयर विदाउट प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इज इक्वल टू लिमिटेड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट।
ठीक है, वेलफेयर किया जा रहा है लेकिन प्रोडक्टिविटी में कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमें लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका देखने के लिए मिलता है। एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ जो है ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा काम करो कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, प्रोडक्टिविटी हो सके, और जो है इसी से जो ग्रोथ होगा तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ हम जाएंगे। तो क्या चाहिए हमें इस टाइम पे? इंडिया नीड्स शिफ्ट फ्रॉम ट्रांसफर बेस्ड सपोर्ट टू जॉब क्रिएशन एंड रूरल प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट, कि रूरल एरियाज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी कितना कैसे बढ़ सकता है इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, बजाय कि जो है ट्रांसफ़र बेस्ड सपोर्ट से। ठीक है, अब एक हम समझ लेते हैं कि चाइना और इंडिया के रिफॉर्म स्ट्रेटेजी में क्या डिफरेंस था। तो 1971 के बाद जो है चाइना ने क्या रिफॉर्म अपनाया, तो कौन लीडर थे इस टाइम? डेंग जियोपिंग, ठीक है, ये लीडर थे। इनका अप्रोच क्या था? बॉटम अप अप्रोच, कि ये बॉटम से लेकर के ऊपर की तरफ जा रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने किसको सपोर्ट किया? एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया, फिर रूरल इंडस्ट्री को सपोर्ट किया, देन सपोर्ट किया अर्बन इंडस्ट्रियल रिफॉर्म को। ठीक है, तो नीचे से हम ऊपर की तरफ सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म में क्या किया? जो कम्यून सिस्टम यहाँ पे उस टाइम था कि जो ऑनरशिप है ये स्टेट का है या जो है सबका मिलके इकट्ठा, इस टाइप का कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे शिफ्ट कैसे हुआ? कलेक्टिव ऑनरशिप से शिफ्ट हुआ टू हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम, कि लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, जो हाउस होल्ड में लोग हैं तो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम की तरफ गया। फार्मर्स अलाउड टू कीप सरप्लस आफ्टर मीटिंग स्टेट कोटाज, तो क्या किया गया यहाँ पे? क्या फार्मर्स को क्या किया गया कि जो भी सरप्लस होता था वो सरप्लस उनको रखने दिया जाता था स्टेट कोटा को मीट करने के बाद। ठीक है, और एग्रीकल्चरल प्राइसेस को जो है कंट्रोल से फ्री कर दिया गया। इन सारे जो प्राइसेस को एक तरीके से मार्केट के बेस पे ही डिटरमाइन किया जा रहा था, तो स्टेट का कंट्रोल जो है एग्रीकल्चर प्राइसेस से फ्री कर दिया गया। तो एग्रीकल्चर में क्या इम्पैक्ट पड़ा? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव रिफॉर्म्स देखने के लिए मिला, हाईयर प्रोडक्टिविटी हुआ। ठीक है, रियल फार्म इनकम बढ़ा डबल डिजिट्स में। ठीक है, और जो मेजोरिटी पॉपुलेशन था उनको बेनिफिट मिला, तो यहाँ क्या हुआ? ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ देखने के लिए मिला। ठीक है, इससे क्या हुआ? बिल्ट पॉलिटिकल कंसेंसस फॉर रिफॉर्म। तो ये कुछ चीज़ क्या हुआ यहाँ पे कि एग्रीकल्चर पे अच्छा इंपैक्ट हुआ, क्योंकि जो पहले कलेक्टिव ऑनरशिप के ऊपर ध्यान था तो उससे जो है अब हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम पे ध्यान दिया गया। ठीक है, लिंक टू मैन्युफैक्चरिंग बूम, फिर क्या हुआ? जब रूरल इनकम इनका राइज हो गया, ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ? इंक्रीज डिमांड फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड। तो अब रूरल इनकम है, ठीक है, गांव में लोगों के पास इनकम है, तो अब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का डिमांड बढ़ने लगा। और क्या देखने के लिए मिला कि जो डोमेस्टिक डिमांड है ये बढ़ा, तो डोमेस्टिक डिमांड लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ देखने के लिए मिला, रिसोर्स एलोकेशन इंप्रूव हुआ, कॉम्पिटिटिवनेस ओवरऑल बढ़ा। ठीक है, देन रूरल नॉन फार्म सेक्टर में क्या हुआ? रैपिड ग्रोथ देखने के लिए मिला। टाउनशिप और विलेज एंटरप्राइजेज में नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूरल एरिया में सिर्फ फार्म में ही लोग खेती ही कर रहे हैं और यही एक इनकम का तरीका है। ये भी तरीका निकाला गया कि बिना फार्म के भी कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए। इससे सबसे ज़्यादा पॉवर्टी में रिडक्शन हुआ, इससे प्रेशर क्रिएट हुआ जो इनएफिशिएंट अर्बन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज था, तो इसको रिफॉर्म करना पड़ा। ठीक है, स्पिल ओवर टू मैक्रो रिफॉर्म्स, कॉम्पिटिटिव रूरल एंटरप्राइज ने एक्सपोज किया जो भी इनएफिशिएंसी था स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज में उसमें। ठीक है, तो इससे फिर क्या करना पड़ा? हमने ऑलरेडी पढ़ा कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज को भी रिफॉर्म करना पड़ा, मैक्रो इकोनॉमिक ओपनिंग करना पड़ा। तो इससे धीरे धीरे क्या देखने के लिए मिला कि सीक्वेंस्ड लिबरलाइजेशन धीरे धीरे किया गया। ठीक है, अब ये हमने देखा चाइना का कि यहाँ पे कैसे कैसे किया गया। पहले तो एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया, रूरल इंडस्ट्री पे फोकस किया गया। जब रूरल इंडस्ट्री पे फोकस हुआ ऑलरेडी तब डिमांड बढ़ने लगा। ठीक है, डिमांड बढ़ने लगा तो फिर डोमेस्टिक डिमांड लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, अब इंडिया का स्टोरी देखते हैं 1991 ऑनवर्ड्स क्या होता है। यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच था। ठीक है, इंडस्ट्री और सर्विसेज के ऊपर पहले ध्यान दिया गया और एक तरीके से एग्रीकल्चर को लार्जली अनरिफॉर्म छोड़ दिया गया।
रिफॉर्म जो है काफ़ी बाद में लाया गया, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। और 1991 के बाद देखते हैं क्या सेक्टोरल आउटकम हुआ कि लिबरलाइजेशन की वजह से जो है फेवर किसको किया गया, सर्विसेज को फेवर किया ओवर मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ नहीं हो पाया, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि लैंड एक्विजिशन का इशू था, लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रहा था, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लग रहा था, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टली था, लेबर लॉज भी रिजिड था। इन सारे चीज़ों के वजह से मैन्युफैक्चर ग्रोथ प्रॉपरली हुआ ही नहीं, ठीक है। देन डिमांड साइड से भी वीकनेस देखने के लिए मिला। हमने देखा कि चाइना में क्या हुआ, क्योंकि अब उनका विलेज या उनका रूरल एरिया काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट बन चुका था और उनके पास जो है काफ़ी ग्रोथ हो चुका था, पॉवर्टी घट चुका था, तो लोगों के पास पैसा था तो डिमांड क्रिएट हो रहा था, क्योंकि लोग चीज़ें खरीद रहे थे, तो उसके वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ, ठीक है। हमारा यहाँ पे क्या हाल है कि रूरल इकोनॉमी अपना वीक है, ठीक है। तो यहाँ डिमांड कैसे बढ़ेगा, तो लिमिटेड डिमांड था मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए, लो स्केल और इनएफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग देखने के लिए मिला, और हमारा इंपोर्ट बढ़ता गया, स्पेशली हम चाइना से ही इंपोर्ट करने लगे। और WTO का एरा जो था फ्री ट्रेड, इससे क्या हुआ, हमारा और इंटेंसिफाई हो गया, हम इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो गए। तो आउटकम अगर देखें तो 1978 में चाइना का पर कैपिटा इनकम क्या था, इंडिया से लोअर था। 1978 में ये लोग पीछे थे, पर क्या हुआ, आज अगर हम देखें तो चाइना का पर कैपिटा इनकम इंडिया से 5 टाइम्स जो है ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि चाइनाज एग्रीकल्चर फर्स्ट और बॉटम अप रिफॉर्म्स था, इसके वजह से डिमांड क्रिएट हुआ, कंसेंसस बना और कॉम्पिटिटिवनेस जो है हुआ। लेकिन हमारा जो टॉप डाउन लिबरलाइजेशन था, तो इसमें रूरल ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ नहीं, इसके वजह से फिर सर्विस सेक्टर की तरफ हम मूव किए, यहाँ जॉबलेस ग्रोथ हुआ और हम इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड हो गए। तो ये चीज़ें हमने अभी देखी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा।